हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकू क्लासेस। ओकू क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप देखा था। आज हम इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत ही इंडिया आसियान रिलेशनशिप देखने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड जो पॉलिसी है वो 360 विजन से संचालित होने वाली एक पॉलिसी है, जिसमें इंडिया की जो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बियॉन्ड भी देखने का एक नज़रिया है। और वो उससे जो है हम जो अपने पेरिफेरी में आने वाले और भी कंट्रीज हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देख रहे हैं, फिर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज को देखेंगे, फिर हम गल्फ के कंट्रीज को देखेंगे जो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड की पेरिफेरी में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया आसियान रिलेशनशिप। जैसा कि आसियान कंट्रीज के बारे में आपको मालूम है कि दीज और द आसियान कंट्रीज, और ये मैप में आपको देख सकते हैं यहाँ पे इनकी जो लोकेशन है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनकी मैं नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, दिस इज म्यांमार। म्यांमार जो है एक तरीके से इंडिया का एकमात्र ऐसा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, मिजोरम के साथ लगता है, नागालैंड के साथ लगता है। ठीक है, तो ये म्यांमार है। थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड के साथ हमने रिलेशनशिप देख लिया है। मेकांग गंगा सहयोग में ही आता है इंडिया ट्राइल और थाईलैंड म्यांमार जो ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है उसमें भी थाईलैंड की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है यहाँ पे। और उस ट्राइलेटरल हाईवे को एक्सटेंड करके कंबोडिया वियतनाम तक ले जाने की बातचीत चल रही है अभी। और आप ये देख सकते हो लाओस एक काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री है, और ये वियतनाम है जिसके बारे में हमने रिलेशनशिप ने लास्ट क्लास में देखा था। फिलीपींस भी है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यहाँ पे है मनीला, सॉरी मनाली इंडिया में है। ब्रुनेई, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर ऑफ कोर्स, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा है और ये मलेशिया है। यहाँ पे थाईलैंड है और ये मलाक्का जलडमरू मध्य है। ठीक है, और ये जो कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। तो ये कंट्रीज जो है इसके बीच में पड़ती हैं। तो इंडो पैसिफिक जो हमारा अप्रोच है, दृष्टिकोण है, जो हमारी पॉलिसी है, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका पे है। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट, इसी तरीके से जो हमारी लुक ईस्ट थी, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट एंड इंडो पैसिफिक, ठीक है, इन सब में इस रीजन की काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इनफैक्ट इस रीजन के बिना इन सब की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक तरीके से अगर हम बात करें तो जो ये आसियान कंट्रीज हैं इनका जो इकोनॉमिक से अगर रोल की बात करें, दृष्टिकोण से रोल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन जो कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके मेंबर स्टेट जो हैं, 10 कंट्रीज हैं, 10 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये नाम आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। मैप भी आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो। इंडिया और जो ये आसियान कंट्रीज हैं इनके मैप भी आप दिमाग में रखो। मैप तो आप वैसे भी देख सकते हो, आप पूरी वर्ल्ड के मैप को आप मैपिंग अच्छे से करो तो काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाता है। चाहे वो जियोग्राफी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, इन सब टॉपिक्स को तैयार करने में काफ़ी सहायक होते हैं जो मैप होता है। तो एशियान की अगर बात करें आसियान की, तो आसियान के अलावा भी ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो इंडिया के साथ जो अदर पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पे भी ये कंट्रीज जुड़े हुए हैं। द रीजन दैट इन्वॉल्व्स सम मेंबर्स ऑफ आसियान लाइक द बिम्स्टेक, कुछ मेंबर्स यहाँ पे बिम्स्टेक के हैं। मेकांग गंगा कोऑपरेशन में भी कुछ मेंबर्स हैं जो आसियान के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आसियान के अलावा भी इन जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बिम्स्टेक और मेकांग गंगा कोऑपरेशन हो गया, ये क्या है कि जो आसियान, जैसे मान लो ये आसियान है, ठीक है, और ये इंडिया है, और ये बीच में अगर ये जो बिम्स्टेक है, तो इसमें कुछ कंट्रीज जो है आसियान के बिम्स्टेक में भी हैं, कुछ मेकांग गंगा सहयोग में हैं, और जो नहीं है उनको इनके माध्यम से इंडिया कनेक्ट कर सकता है अपने आप से।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं, इंडिया बनाए गए हैं, वो इस पूरे रीजन में एक तरीके से कोऑपरेशन को काफ़ी अच्छे से बढ़ाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से वो कनेक्ट करते हैं, जुड़ा जुड़ा रखते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि इंडिया, ये जो सारे कंट्रीज़ हैं, ये किसी न किसी तरीके से हिस्टोरिकल कनेक्शंस इंडिया के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि ये मैरीटाइम, कुछ मैरीटाइम बॉर्डर्स पे हैं, तो कुछ इस रीजन में जो इंडिया के ऐतिहासिक जो संबंध है वो रहे हैं इस रीजन के साथ। चाहे वो आप एंशियंट रीजन ले लो, एंशियंट एज ले लो, मेडिवल एज ले लो, या फिर अंग्रेजों का काल ले लो, तो इनके साथ संबंध हमेशा जो है रहे हैं, स्टेब्लिश्ड रहे हैं। ठीक है, जैसे सिंगापुर की बात करो तो सिंगापुर में काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट इंडियंस हैं जो अंग्रेजों के द्वारा वहाँ पे ले आकर के जिनको बसाया गया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने वहाँ पे एक ट्रेडिंग स्टेशन भी बनाया था सिंगापुर में। तो ये सारी जो हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं, वो अभी इंडिया के साथ जो है काफ़ी सहजतापूर्ण महसूस होता है इन देशों के साथ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने में इंडिया को। ठीक है, एक तरीके से अपने ही कंट्री के भाग लगते हैं, इस तरीके से अगर कहा जाए तो। हालांकि ये सॉवरेन कंट्रीज हैं, और इंडिया जो है एक्टिवली जो पार्टिसिपेट करता है, और कुछ और जो रीजनल फोरम्स हैं, जैसे कि एशिया यूरोप मीटिंग है, ईस्ट एशिया समिट्स है, आसियान रीजनल फोरम्स है, आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रीज मीटिंग है, एंड एक्सपेंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम्स है। तो इन पर भी जो है इंडिया इन कंट्रीज के साथ संबंध अपने बना के रखता है। इंडिया ने आसियान के लिए एक अलग से ही मिशन सेट कर दिया हुआ है। ठीक है, और जो EAS है, ईस्ट एशियन समिट है, जाकार्ता 2015 में, तो उसमें वहाँ पे एक डेडिकेटेड एम्बेसडर रखा गया था, जो आसियान के साथ और आसियान की जो आसियान सेंट्रिक जो प्रोसेस है उसको और मजबूती प्रदान करेंगे। यानी कि पूरे आसियान रीजन के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इंडिया ने एक डेडिकेटेड एम्बेसडर रखा हुआ है। अगर हम ये बात करें कि आसियान इंडिया के लिए ज़रूरी क्यों है, तो आसियान इंडिया के लिए ज़रूरी है, कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पे कारक दिए हुए हैं, फैक्टर्स दिए हुए हैं, वो हम देख सकते हैं। लाइक इकोनॉमी के लिए आसियान जो है, पूरा जो आसियान ग्रुप है, वो काफ़ी तेज़ी से उभरते हुई एक अर्थव्यवस्था के रूप में, इनको एशियन टाइगर्स बोलते हैं, आसियान टाइगर्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, 1997 में जो एक डिफ्लेशन आया था, मंदी आई थी, उससे उभरने के बाद इनकी अर्थव्यवस्था ने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया। और 2008 में जो सब प्राइम संकट आया था, उसमें भी इनकी जो आसियान कंट्रीज़ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत रही। तो आसियान की इकोनॉमी जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करी है। तो इस दृष्टिकोण से इंडिया के साथ आसियान का इकोनॉमिक रिलेशनशिप काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से भी, क्योंकि जो ये आसियान कंट्रीज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर सिक्योरिटी रीजन्स की बात करी जाए तो ये कुछ कंट्रीज यहाँ पे आप देखो, इनके साथ जो है यहाँ पे वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये जो है एक तरीके से समुद्री जो इनका सीमाएं हैं वो एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे हैं। लाइक ये साउथ चाइना सी है, जहाँ पे चाइना काफ़ी एग्रेसिवली अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर ये जो मलक्का स्ट्रेट है, जो जो है चाइना का जो ऑयल का जो ट्रेड है काफ़ी महत्वपूर्ण इस रीजन से होता है, और इसको मलक्का को लेकर के चाइना के मन में हमेशा संशय बना रहता है कि अगर कहीं ये ब्लॉक कर दिया गया, तो इसी डर को दूर करने के लिए चाइना जो है यहाँ पे कई जगहों पे अपना जो है स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स एंड मैरीटाइम सिल्क रूट के तहत जो है कोऑपरेशन डेवलप कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना जो है जो इस रीजन की जो कंट्रीज हैं उनको लोन दे रहा है, कंसेशनल लोन्स दे रहा है, पोर्ट डेवलप कर रहा है। ठीक है, अपने एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बना रहा है अपनी होल्ड को यहाँ पे। और इसी तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पोल्स की बात करें तो यहाँ पे जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक म्यांमार हो गया, म्यांमार में भी चाइना के द्वारा कुछ एक पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से सुरक्षा के लिए अगर माना जाए तो इंडियन ओशन में जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं और जो ये जो कंट्रीज़ की भूमिका है उसके दृष्टिकोण से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं चाइना के दृष्टिकोण से। और म्यांमार की अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है यहाँ पे जो बॉर्डर पे ये एक तरीके से जो इंसर्जेंसी है
वहाँ उससे लेकर के जो यहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो जा करके यहाँ म्यांमार में छुप जाते हैं या बॉर्डर पे छुप जाते हैं। जैसे पीछे कुछ समय पहले इंडिया ने म्यांमार के साथ मिलकर के इस रीजन में सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट्स हैं उनके साथ इंडिया के संबंध इंडिया के जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं यहाँ पे जो ये एक तरीके से ड्रग्स ट्रैफिकिंग का जो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये जो देश हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, क्राइम्स जो होते रहते हैं जिसकी वजह से इंडिया और इस रीजन की भी सिक्योरिटी को खतरा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात अगर करें जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो एक छोटे से जो है चिकन नेक से या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं उससे जुड़े हुए हैं। इंडिया अगर लॉजिस्टिक जो अपना अप्रोच सपोर्ट है वो यहीं से भेज सकता है, लेकिन अगर हम इन आसियान कंट्री जो साउथ ईस्ट एशियन या आसियान कंट्रीज़ के साथ अपने संबंधों को बढ़ाते हैं तो म्यांमार के से हमारे जो बॉर्डर लगते हैं, ठीक है, तो इनसे कनेक्टिविटी बढ़ सकती है और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ये इनके साथ जो है ट्रेड डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, भारत का जो एक ट्राइलेटरल हाईवेज बन रहा है, मेका गंगा कोऑपरेशन हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो है इस पे कनेक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सकता है। कालादान प्रोजेक्ट हो गया, और तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से जो चाइना की प्रेजेंस की हमने बात अभी की, तो उसको प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए आसियान कंट्रीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। साउथ चाइना सी में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों की, तो इस दृष्टिकोण से जो है चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया के लिए ये कंट्रीज यहाँ पे काफ़ी महत्व रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चाइना जो आसियान कंट्रीज हैं कितने महत्वपूर्ण हैं इंडिया की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, जो इंडिया के हित हैं उनको लेकर के। रूल बेस्ड सिक्योरिटी, चाइना जो है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स हैं जो उनको नहीं मानता है, ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो इंडो पैसिफिक रीजन में है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और इंडिया जो है इसके लिए इन कंट्रीज़ का सहयोग कर सकता है, उनका सहयोग ले सकता है। इसी तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी जो हमारा, जैसा कि हमने बात किया कि नॉर्थ ईस्ट की कंट्री स्टेट्स में जो तरीके से जो उग्रवाद की समस्या है उससे निपटने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉम्बैट टेररिज्म एंड टैक्स इवेशंस ईटीसी, मतलब इन सब कॉम्बैट टेररिज्म से भी लड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है आसियान कंट्रीज़ की। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमने अपने मैप में ये सारी चीज़ें समझ ली थी अच्छे से, तो आसियान जो है इंडिया के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एरिया ऑफ कोऑपरेशन की अगर बात की जाए तो एक तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, ठीक है, जो कि नॉन ट्रेडिशनल जो परंपरागत थ्रेट्स है, परंपरागत थ्रेट्स जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स और जो अदर कंट्रीज़ का जैसे कि हमला हो जाए, आक्रमण हो जाए, इस तरीके से जो चाइना जैसे कर रहा है, चाइना की विस्तारवादी नीति से बचाओ, इस तरीके से नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस लाइक साइबर स्पेस में क्राइम, ठीक है, मैरीटाइम डोमेन में क्राइम, इन सब से निपटने के लिए पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड शेयरिंग ऑफ द एक्सपीरियंसेस, ठीक है, और टू डील विद टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, आतंकवाद और अतिवाद, अतिवाद इसको बोल सकते हो आप। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि एक्सट्रीमिज्म किसी के अंदर पैदा करना, उसको मतलब जैसा कि आप कह सकते हो कि जो टेररिस्ट हैं वो किस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं यंग जो जनरेशन है उसकी, और उसको जो है खड़ा कर देते हैं एक देश के खिलाफ, एक कंट्री के खिलाफ। इवन वो इतना ज़्यादा रेडिकलाइज हो जाते हैं कि वो सुसाइड बॉम्बर भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके के रेडिकलाइजेशन से, जैसे कि अभी कुछ समय पहले ISIS जो था वो इस एक काफ़ी एक्टिवली पूरी वर्ल्ड में जो है रेडिकलाइजेशन को बढ़ा रहा था। तो इसी तरीके से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एशियन के एथनिक जो टेररिज्म है उसको लेकर के भी रेडिकलाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। रेडिकलाइजेशन जैसे म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम की जो प्रॉब्लम्स है
उसके दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, उसका उसका बेनिफिट उठा सकते हैं जो अदर टेररिस्ट हैं, लाइक आईएसआई, जो पाकिस्तान, लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद, इस टाइप के टेररिस्ट जो है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो बुद्धिस्ट लोगों पर हमले हुए थे इंडिया में, जो बोध गया में, और जो टेररिज्म तो में रोहिंग्या के हाथ होने की बात करी गई। तो इस तरीके से रेडिकलाइज करके जो है इस रीजन में कुछ गलत जो है गतिविधियों को जन्म दिया जा सकता है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसी तरीके से जो इंडिया पैसिफिक सिक्योरिटी विजन है इंडिया का, उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। जो इंडिया पैसिफिक सिक्योरिटी विजन है, इंडिया जो है चाहता है कि ये जो पूरा रीजन है वो रूल बेस्ड हो। चाइना चूँकि रूल्स को नहीं मानता है, अंकलॉस के रूल्स को नहीं मानता है, जो यूएन के अदर रूल्स हैं उनको नहीं मानता है, वो कहता है कि इस पूरे रीजन में मेरा अधिकार है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा ऐतिहासिक इनसे हक है। तो इस दृष्टिकोण से इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड एक ऑर्डर और जो फ्री नेविगेशन की जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर किया जा सकता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है इन कंट्रीज़ के साथ मिलकर के। अगर बहुत सारे कंट्रीज एक साथ रूल बेस्ड ऑर्डर एंड फ्रीडम ऑफ इन द नेविगेशन को प्रमोट करेंगे तो चाइना भी एक बार को सोचेगा, पीछे हट सकता है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट भी इस रीजन में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखा जाए, और चूँकि मैरीटाइम जो उसकी जो नेवी जो ट्रेड होता है सी रूट्स के माध्यम से, उसको भी खतरा हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से यूनिटी काफ़ी ज़रूरी है आसियान कंट्रीज़ के साथ। पॉलिटिकल जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है वो मजबूत करना। आसियान जो रीजनल फोरम है, ARF, मेन फोरम फॉर द सिक्योरिटी डायलॉग्स, एंड इंडिया हैज़ अटेंडिंग दीज एनुअल मीटिंग सिंस द 1996 से ही इंडिया जो है आसियान रीजनल फोरम की जो बैठकें हैं उसमें भाग लेता आ रहा है। और वहाँ यह वो मुख्य फोरम है जहाँ पे सुरक्षा से संबंधित बातचीत होती है, और इंडिया 1996 के से ही यहाँ पे भाग लेता आ रहा है। इसी तरीके से जो आसियान के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ADMM, कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म इन आसियान, तो यहाँ पे जो है सलाहकारी और सहयोगात्मक जो तंत्र है, जो ये डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में, उसमें भी इंडिया यहाँ पे कोऑपरेट करता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिलेशनशिप की आसियान के साथ, तो आसियान जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया की जो टोटल ट्रेड है उसका 10.2% अकाउंट जो धारण करता है वो है आसियान, ठीक है। आसियान इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। वहीं इंडिया जो है आसियान का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड ट्रेड इज बैक ऑन ट्रेड एंड रजिस्टर्ड एन 8% इंक्रीज इन द 2016 एंड 17। जो ट्रेड था वो वापस ट्रैक पे आ गया है, और 8% जो है इंक्रीज हुई थी दोनों के बीच में इंडिया का ट्रेड आसियान के साथ 2016-17 में, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मतलब उससे पहले के साल की तुलना की जाए तो। और इसी तरीके से जो फ्री ट्रेड एरिया है वो दोनों देशों के बीच में 1 जनवरी 2010 से आया था। फ्री ट्रेड एरिया भी काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पे जो है कुछ जो है प्रिविलेज्ड भी हैं हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं साउथ इंडिया के, जो उनके कंसर्न्स थे, जैसे नारियल प्रोड्यूस करने वाले, जो कि आसियान कंट्रीज़ के देश भी नारियल प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके वजह से ये था कि हम उनको, जो हमारे यहाँ के नारियल प्रोडक्शन करने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी, तो इसमें कुछ मेजर्स लिए गए हैं कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इन्हीं सब रीजन्स की वजह से इंडिया जो है RCEP से बाहर भी हो गया था हाल ही में, ठीक है। लेकिन इंडिया और जो आसियान का जो फ्री ट्रेड रीजन है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। ASEAN India Business Council was set up in March 2003, bring the key private players from India and ASEAN countries on a single platform for the business networking and idea sharing। जो इंडिया का बिजनेस काउंसिल है, ASEAN इंडिया बिजनेस काउंसिल है, इससे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड्स हैं उसको गैल्वेनाइज करने की या बढ़ाने की कोशिश दोनों देशों की तरफ से की जा रही है और जारी है। और अगर हम बात करें सोशियो कल्चरल रिलेशनशिप की, तो आपको मालूम है कि आसियान कंट्रीज़ का जो हमने बात करा था कि हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स दोनों देशों के दोनों समूहों के बीच में चलते हैं, जिससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंक्रीज होता है, बढ़ता है। हमने अलग अलग कंट्रीज़ के जो रिलेशनशिप देखे थे उसमें देखा था, ठीक है। तो इंडिया इनवाइटेड द आसियान स्टूडेंट्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है,
ASEAN students each year for student exchange program and special training courses for ASEAN diplomats। ठीक है, ये देखो आप मल्टीफेसेट जो है कल्चरल कोऑपरेशन का एक तरीके से यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि इंडिया जो है इस वर्ल्ड का सबसे मैच्योर एक तरीके से डेमोक्रेसी कह सकते हो, सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी वर्ल्ड का तो नहीं कह सकते इंडिया को, लाइक अगर बात करें सबसे पुरानी डेमोक्रेसी तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, लेकिन इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, और डेमोक्रेसी काफ़ी रिच है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और काफ़ी स्टेबल है हमारा जो पॉलिटिकल कंडीशन है हमारे कंट्री का। तो जो आसियान के कंट्रीज हैं वहाँ पे कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे म्यांमार हो गया, ठीक है, वहाँ पे जुंटा सरकार काफ़ी समय तक रही और अभी भी वहाँ पे आंग सान सू की का तख्ता पलट कर दिया गया है। तो इंडिया जो है पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं उनको ट्रेन भी कर रहा है एक तरीके से, और उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से पार्टिसिपेटिंग ऑफ आसियान स्टूडेंट्स इन द नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स एंड आसियान इंडिया एमिनेंट पर्सन्स लेक्चर्स। ठीक है, ये सारे जो गतिविधियां हैं ये दोनों देशों के सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जारी हैं, और काफ़ी उनका इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा है। आसियान इंडिया वर्कशॉप ऑन द ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, आप देख सकते हो ये किस तरीके के इनिशिएटिव दोनों देशों के बीच में लिए जा रहे हैं। और कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो 2013 में इंडिया आसियान का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर बन गया कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेशन कमेटी और इंडिया मीटिंग दोनों देशों के बीच में हुआ था कनेक्टिविटी के बेसिस पे अगर बात करें तो। इसी तरीके से इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है और जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसकी बात हमने अभी की थी, ठीक है, ये भी कनेक्टिविटी से संबंध में दोनों देशों के दोनों साइड्स के भी, देश तो नहीं कहेंगे आसियान को, आसियान इज ए ग्रुप, तो एक तरीके से दोनों साइड्स बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोनों पक्षों के बीच में कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए काफ़ी, जो कि अब इंडिया म्यांमार थाईलैंड को और इससे आगे भी कंबोडिया और वियतनाम तक ले जाने की बात हो रही है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैरीटाइम और एयर कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड आसियान नेशंस and transforming corridors of connectivity into economic corridor and are still in under discussion। ठीक है, तो जो हमारा ये कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो कॉरिडोर्स हैं, गलियारे हैं, इनको एक तरीके से आर्थिक गलियारों में बदलने के लिए भी बातचीत चल रही है दोनों पक्षों के बीच में। ठीक है, अगर फ्लाइट्स की जैसे कि हमने थाईलैंड के जब क्लास में हमने बात करी थी कि वीक में 150 फ्लाइट्स इंडिया से थाईलैंड से जाती हैं, तो ये देख सकते हो कि आप इसी तरीके से जो और भी कंट्रीज है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में बहुत सारे लोग इंडियन भारतीय मूल के लोग काम करते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिविटी पीपल टू पीपल जो P2P कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अपर लेवल पे एक तरीके से बहुत ही एनहेंस्ड है, परिष्कृत है, और दोनों देशों की वजह से गवर्नमेंट्स के बीच में भी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि इन दोनों देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी हो उसको इन्हेंस किया जाए। ए पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे टू कंबोडिया लाओस एंड वियतनाम इज ऑल्सो अंडर द कंसिडरेशन, जैसा हमने बात किया था। इंडिया म्यांमार थाईलैंड मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, हमने इसको विभिन्न जब हमने पढ़ा था उसमें देखा था, तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट्स का मतलब जो यहाँ से जो मोटर व्हीकल्स गुजरेंगे उनको पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कल्चरल आप अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आप देखो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2008 का एक ट्वीट है कि जो रामायण का था, तो आसियान डिलाइटेड टू नो दैट द रामायण फेस्टिवल विथ with participation of all 10 ASEAN countries begins in Delhi today, and this celebrates India's deep civilization and historical relationship with the ASEAN। यानी कि दोनों देशों के बीच में रामायण का जो मंचन किया गया था दिल्ली में, उन दोनों देशों के दोनों साइड्स के पार्टिसिपेशन से, तो उसको ये एक तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक काफ़ी डीप सिविलाइजेशनल और हिस्टोरिकल रिलेशंस को दिखाने वाला बता रहे हैं, जो कि चूँकि है भी सत्य है। हमारे जो रामायण है वो आसियान कंट्रीज़ में
वो भी रामायण भी प्रचलित है और उन्होंने अपना कुछ रामायण का वर्जन भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, कुछ खोजबीन करके मैं ले आऊँगा आपके लिए। तो वो रामायण वहाँ पे भी लिखा गया है, थाईलैंड में भी रामायण लिखा गया है, उनके बारे में हम बात करेंगे कभी नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से एक दिल्ली डिक्लेरेशन दोनों देशों के बीच में हुआ था टू आइडेंटिफाई कोऑपरेशन इन द मैरीटाइम डोमेन एज द की एरिया ऑफ कोऑपरेशन अंडर द आसियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, मैरीटाइम डोमेन में, मैरीटाइम फील्ड में जो कुछ महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ पे सहयोग बढ़ाया जा सकता है, उसको पहचानने के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया था। इस तरीके से एक दिल्ली डायलॉग था, एनुअल ट्रैक 1.5 इवेंट्स फॉर डिस्कसिंग पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज बिटवीन द आसियान। ट्रैक 1.5 क्या है? ट्रैक 1 जो पॉलिसी होती है, अगर हम ट्रैक पॉलिसी की बात करें, जो ट्रैक डिप्लोमेसी की बात करें, जो ट्रैक 1 होती है ना, ट्रैक 1 में ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ट्रैक 1 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। फिर ट्रैक 1.5 की अगर बात करें तो इसमें गवर्नमेंट तो होगी ही, लेकिन कुछ जो है पब्लिक जो सिविलियंस का भी रोल होगा। और ट्रैक 2 में जो है पीपल टू पीपल, इस तरीके से जो है कई सारे ट्रैक्स हैं। तो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी उसको बोलते हैं। तो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी का मतलब है कि हर बिंदु पर किसी देश का दूसरे देश के साथ कनेक्शन जो है, ये काफ़ी प्रगाढ़ रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। जैसे मान लो ओपिनियंस को भी चेंज करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके की अगर ट्रैक 1 डिप्लोमेसी गवर्नमेंट के लेवल पर देखा जाए तो अक्सर जो है तनाव बढ़ जाता है। और वहाँ के लोगों की भूमिका भी होती है, लाइक जो नेशनलिज्म है उसको बढ़ाने में भी लोगों का योगदान होता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि लोगों से बातें कर रहे हैं, लाइक, तो बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो इंडिया को लेकर के पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जैसे कि इंडिया में ये प्रचलित है कि जो प्रचलित क्या है, इनफैक्ट हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि जो भी अगर कभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कोई घटना होती है कुछ भी, तो आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट्स को हम बोलते हैं कि आईएसआई इन्वॉल्व थी इसमें। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आती हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान में भी अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो रॉ का नाम बिल्कुल ही सीधे आता है जबान पे, वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। तो जैसे आईएसआई को हम यहाँ पे बोलते हैं, वैसे ही रॉ को वहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो एक पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ मेरी बातचीत हुई थी, तो उसमें ये बात आई थी कि जो है वो ऐसे बोल रहा था। इनफैक्ट आई डोंट थिंक ये सही है कि रॉ और हमने उसको बोला कि आईएसआई का रोल होता है इंडिया में जो टेरर अटैक्स होते हैं, ब्लास्ट होते हैं। तो उसने मुझसे ये कहा कि यस, और पाकिस्तान में जो होते हैं उसमें रॉ का। तो दोनों नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हों। तो जब तक संबंध थोड़ा बहुत सुधरता है तो इधर रॉ कोई बम फोड़ देता है, उधर आईएसआई कोई बम फोड़ देता है। तो मुझे यही लगा कि ये जो पॉलिटिकल जो एक तरीके से राजनीतिक गेम के लिए इस तरीके की चीज़ें प्रसारित की जाती हैं, ठीक है, ताकि नेशनलिज्म को जिंदा रखा जा सके। हालांकि हमको ये सब चीज़ें आंसर में लिखने की नहीं है, लेकिन हम एक समझ रखें अपनी, तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर लोगों के बीच में ज़्यादा बातचीत होगी तो वो आइस जो जमी होती है वो मेल्ट करेगी और रिलेशनशिप और बढ़िया हो सकता है, मतलब संबंध सुधर सकते हैं। लोग सरकारों से फोर्स करेंगे कि आप जो है इस मामले को सॉर्ट आउट करो। ठीक है, क्योंकि लोगों का जो फोकस है वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पे होना चाहिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए सभी कुछ। तो यही चीज़ें हैं। तो आसियान इंडिया जो सेंटर है टू अंडरटेक पॉलिसी रिसर्च एडवोकेसी, जो आसियान इंडिया सेंटर भी है एक, टू अंडरटेक पॉलिसी रिसर्च एडवोकेसी एंड नेटवर्किंग एक्टिविटीज विद द ऑर्गेनाइजेशंस एंड थिंक टैंक्स इन द इंडिया आसियान। और कुछ फंड्स भी जनरेट किए गए हैं दोनों देशों के बीच में, आज दोनों बच्चों के बीच में। आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड्स
$50 बिलियन का है। आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड्स ये $1 बिलियन का है, $1 मिलियन का। इसी तरीके से आसियान इंडिया ग्रीन फंड्स है $5 मिलियन का। तो आप देख सकते हो कि दोनों देशों के बीच में फंड्स भी बनाए गए हैं कुछ कि यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहा है। इसी तरीके से जो सागर है हमारा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन, या इट इज, हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था एक क्लास में। और यहाँ पे इट रिकॉग्नाइजेज द सेंट्रल रोल प्लेड बाय द सी एंड ओशन अराउंड इंडिया। इंडिया के आसपास जो सी और ओशंस हैं उनका जो एक तरीके से केंद्रीय भूमिका है उसकी पहचान करी गई है सागर, जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल रीजन्स के लिए, जो बेसिकली IOR के साथ है, ठीक है। और ये एक तरीके से आसियान रीजन में प्रमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन अ सिक्योर एंड स्टेबल एनवायरनमेंट। तो आप जो है वो उस क्लास में सागर की महत्व को और भी बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो ये हमने देखा आसियान के साथ रिलेशनशिप, और आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम सेंट्रल एशिया को शुरू करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि हम जरूरत पड़ने पर सुधार भी कर सकें। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।